राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार अन्न हमारा भोजन है, जीव जंतुओं का भोजन घास और तृण हैं, घास फूस और पत्तियाँ हैं, ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी माता का, हमारी धरती का भोजन गाय गोबर और गाय मूत्र रहता है। गाय के गोबर और गौमूत्र के बिना हमारी पृथ्वी भूखी रह जाती है। उसकी जो उपजाऊपन है, उसकी पोषकता धीरे धीरे घटती चली जाती है और ये हम देख भी रहे हैं। एक समय जब हमारी पृथ्वी पर स्वच्छंद गाय विचरण करती थी, उनका गौमूत्र गोबर विसर्जित होता रहता था, तब तक हमारे पृथ्वी की उपजाऊपन था, उपजाऊ क्षमता थी, अद्भुत थी। आज धीरे धीरे हमारी पृथ्वी की, हमारे खेतों का ये उपजाऊपन घट रहा है। तो इससे ये यथार्थ साबित होता है, शास्त्रों की ये बात पूरी तरह से प्रमाणित होती है। वैसे शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है, गौ में बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। और इसीलिए कहा गया है कि जिस भूमि में, जिस खेत में गाय का गोबर गिरता है, वो लक्ष्मी स्वरूपा धन को पैदा करने लगती है, क्योंकि उस भूमि में, उस खेत में फसल लहराने लगती है। साग सब्जियां पूरी तरह से, पूरी क्षमता से विकसित होती हैं। वहाँ के फल, साग सब्जियां और जो फसलें हैं स्वादिष्ट रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं और हमें निरोगी बनाती हैं। तो गाय की ये उपयोगिता तो सिद्ध साबित हो जाती है। लेकिन गाय का गोबर, आज के समय हम उस गोबर को ज़्यादा समय तक अपने खेतों में प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं। पहले तो हमारे पास पर्याप्त समय होता था, हमें तत्काल उस पोषक तत्वों की भूमि में आवश्यकता नहीं रहती थी, क्योंकि तब तक हमारे खेतों में उसकी उपजाऊ क्षमता इतनी गिरी नहीं थी। लेकिन आज के संदर्भ में बात की जाए तो हमारे खेतों की जो उपजाऊपन है, जो उसकी पौरुषता है, वो बहुत घट गई है, क्योंकि हमने जिस तेज़ी से रासायनिक खादों का प्रयोग किया है, फसलों को, एक ही फसल को बार बार रोप के उसकी फसल ली है, उससे हमारे खेतों का उपजाऊपन घट गया है। ऐसे में गाय के गोबर को सीधे रूप में प्रयोग करेंगे तो हमें उससे उतने बेनिफिट, उतने लाभ नहीं मिल सकते, क्योंकि गोबर को पूरी तरह से खाद बनने में कम से कम 90 दिन का समय लगता है। कैसे लगता है, यही समझने वाली बात है। आपने देखा होगा, जिस जगह गाय का गोबर गिरता है वहाँ कुछ समय के बाद कई तरह के कीट पतंगे मंडराने लगते हैं। उसमें कई बार गुबरैल आ जाते हैं। गुबरैल भी पाचन का कार्य करते हैं। गुबरैल भोजन को आहार के रूप में प्रयोग करके भूमि के अंदर ले जाते हैं, उसका पाचन करते हैं और पाचन के माध्यम से अपने पाचन तंत्र से उसमें कुछ एंजाइम, कुछ तरह के पदार्थ पैदा करके वहाँ भर देते हैं। इससे वो फसलों को, ज़मीन को नीचे से संचित कर देता है। दूसरा, जिस जगह गोबर का ढेर लगा रहता है, गोबर गिरा रहता है, वह केंचुए पैदा होते जाते हैं। दूसरे जीव जंतु भी होते हैं, लेकिन दो जीव तो ऐसे हैं, केंचुआ और गुबरैल, जो खाद को, जो गोबर को खाद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे गोबर के अंदर तो वैसे ही प्राकृतिक रूप से कई ऐसे एंजाइम, रसायन और बैक्टीरियास रहते हैं जो गोबर को और पाचित करने में, डिकम्पोज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पाचक एंजाइम गाय के पेट में रहते हैं, वो काफ़ी संख्या में गोबर के साथ बाहर भी आते हैं, लेकिन बाहर आके उनकी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। तो उसको हम खाद में कन्वर्ट करने के लिए प्रक्रिया अपनाते हैं। वो प्रक्रिया है कि गाय के गोबर को ढेर लगा दें। ढेर के बाद ऊपर की परत तो सूख जाती है, हार्ड हो जाती है, लेकिन जो उसका अंदर जो गोबर का अंश रहता है, गोबर का ढेर रहता है, वहाँ तापमान बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने का एक ही कारण है कि जो पाचक रस गोबर के अंदर विद्यमान थे, जो बैक्टीरियास पेट से गोबर के साथ बाहर आए थे, वो अपना काम शुरू कर देते हैं, गोबर को पचाने का कार्य शुरू करते हैं। क्योंकि जब गोबर के रूप में गाय से अवशिष्ट जो पदार्थ बाहर आता है, वो काफ़ी हद तक अपाचित अवस्था में रहता है, क्योंकि उसका जो पाचित अंश है वो तो गाय के खून में मिक्स हो जाता है। वो दूध बनने के काम आता है, गाय को ऊर्जा प्रदान करने के काम आता है, उसकी शारीरिक मरम्मत के काम आता है, जैसे हमारे शरीर में भोजन का अंश काम आते हैं। ठीक यही प्रक्रिया गाय के शरीर में भी होती है। और जो अवशिष्ट रूप गोबर रूप में बाहर आता है, वो गाय के लिए उपयोगी नहीं है, तो वो अपाचित है, वो अर्धपाचित है।
उसको पाचन करने के लिए, उस अंश में लाने के लिए जो भूमि के लिए उपजाऊपन हो, तो उसके लिए जो बैक्टीरियास और जो पाचक एंजाइम्स हैं अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में उनकी सक्रियता बढ़ती है तो गोबर के ढेर का तापमान बढ़ जाता है। ये तापमान 7 से 10 दिन तक रहता है, कभी कभी 15 दिन 20 दिन भी रहता है। ये निर्भर करता है जिस गाय का गोबर है, या गाय ने जिस चीज़ का सेवन किया है, या फिर वहाँ का वातावरण क्या है। इन 3-4 चीज़ों पर गोबर की डिकम्पोजिशन, गोबर का खाद में बदलने की प्रक्रिया निर्भर करती है। और इस तरह गोबर को पूरी तरह से खाद बनने में कम से कम 90 दिन का समय लग जाता है। फिर भी उसका काफ़ी अंश ऐसा रहता है जो पूरी तरह से पचता नहीं, पूरी तरह से खाद के रूप में रूपांतरित नहीं होता, क्योंकि जब तक वो रूपांतरित नहीं होगा, जब तक वो ह्यूमस के रूप में चेंज नहीं होगा, जब तक उसके जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं सही स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक वो भूमि में जाके अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। क्योंकि फिर तो ऐसे ही है, हम स्वयं कह सकते हैं कि हम जो सेवन करते हैं वो ऐसी अवस्था में हो जो हमारे पेट में जाके सहजता से पच सके, और हमारे पेट में पच के हमारे खून तक पहुंच सके, खून में पहुंच के भी कोशिकाओं में पहुंचकर अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। हमें लोहे की ज़रूरत रहती है, हमें कैल्शियम की ज़रूरत रहती है, हमें दूसरे तत्वों की ज़रूरत रहती है, लेकिन इसके लिए हम पत्थर सेवन नहीं कर सकते, पत्थर को हम पचा नहीं सकते। हमें जो कैल्शियम चाहिए हमें ऑर्गेनिक रूप में चाहिए, जिससे हम पचा सकें और हमारा शरीर उसको उपयोग कर सके। या फिर हम जिस आयरन की बात करते हैं तो सीधे सीधे लोहा सेवन नहीं कर सकते, हमें लोहा उस रूप में चाहिए कि जो हमारे पेट में जाके पच सके और उपयोगीपन हो सके। इसी तरह हमारी पृथ्वी को, हमारी भूमि को अपनी पोषकता बढ़ाने के लिए, अपनी उर्वरता बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक रूप में पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है, और इसी ऑर्गेनिक रूप में बदलने का कार्य है खाद बनने की प्रक्रिया। तो खाद बनने में कम से कम 90 दिन का समय लगता है। उसके लिए हम एक और प्रक्रिया अपनाते हैं, जो कई जगह ये प्रक्रिया अपनाई गई है कि कृत्रिम रूप से उसमें केंचुए छोड़ दिए जाएँ। तो केंचुए फिर ये प्रक्रिया करने लगते हैं, क्योंकि केंचुए गोबर का सेवन करते हैं, फिर उसको अपने अपशिष्ट रूप में अपने जो पाचक रस हैं, थूक और लार है, उसे मिला के बाहर निकालते हैं। तो उसमें काफ़ी हद तक गोबर के अंश हुमस रूप में बदल जाते हैं। तो इसमें भी उपजाऊपन होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में भी करीब 45 से 60 दिन का समय लगता है। तो आज इतना भी समय नहीं है। फिर हमारे पास एक और प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत लोग काम करते हैं, क्योंकि हमने गाय के पेट के जो पाचक एंजाइम्स हैं, या जो गोबर में भी रहते हैं, वहाँ के पेट में भी रहते हैं, उनको अलग करके कृत्रिम माध्यम से, कृत्रिम कल्चर में संवर्धित करके उनकी संख्या बढ़ा ली, और उस संख्या को गोबर में डालना शुरू कर दिया, गोबर में मिक्स करना शुरू कर दिया। इससे गोबर का डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो जो कार्य स्वाभाविक रूप से 90 दिन में होता है, 120 दिन में होता है, 80 दिन में होता है, वही कार्य अब 10 से 12 दिन में या 8 दिन में भी होता चला जाता है। ऐसे से 2-3 फायदे होते हैं। एक तो समय की अवधि घट जाती है, हम 1 महीने पहले 3 महीने में खाद प्राप्त करते थे, अब एक ही महीने में 3 बार 4 बार खाद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इससे गोबर की जो पोषक क्षमता है वो बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में गोबर के अंदर जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है, मूल गोबर खाद के मुकाबले 6 गुना बढ़ जाता है। सामान्यतः गोबर की खाद में नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है 1.5 से 2% के आसपास रहती है, और वर्मी कंपोस्ट में 2.5 के करीब पहुंच जाती है। लेकिन यदि आप इस प्रक्रिया से खाद बनाते हैं तो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है 6 से 7 और 8% तक बढ़ जाती है। इसी तरह फास्फोरस में, पोटासियम में, दूसरे एंजाइम में वृद्धि होती है। तो इससे खाद की उपयोगिता और बढ़ जाती है। फिर दूसरे कई और इसमें पदार्थ आ जाते हैं, जीवाणु का विकास हो जाता है। जीवाणु और इन पोषक तत्वों की वृद्धि होने से जो खाद का महत्व और बढ़ जाता है। तो ऐसे का यदि आप अपने खेत में प्रयोग करेंगे, अपनी बागवानी में प्रयोग करेंगे, साग सब्जियों में प्रयोग करेंगे, फूलाद में प्रयोग करेंगे, गमलों में प्रयोग करेंगे, तो उसका प्रभाव अद्भुत रहता है। तीसरा, गाय के गोबर में और गौमूत्र में तो पहले से ही ऐसे तत्व रहते हैं जो कई तरह के जीवाणु और विषाणु को विकसित नहीं होने देते।
फंगस आदि को समाप्त कर देते हैं। तो यदि आप इसी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई कीटनाशक दवा का छिड़काव अपनी फसलों पर, अपनी साग सब्जियों पर, अपनी बागबानी में करने की आवश्यकता नहीं है। वो कार्य स्वतः उसी से हो जाता है। तीसरा, गाय के गोबर और गौमूत्र में ऐसे ऐसे को एंसर होते हैं, वृद्धि कारक रसायन रहते हैं जो भूमि में पाए जाने वाले कई रसायनों की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। गोबर में विद्यमान कई पदार्थों की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। तीसरे, यही को एनहेंसर फसलों के मध्य जाकर वहाँ ग्रोथ हार्मोन्स जैसा, वृद्धि कारक रसायन जैसा प्रभाव दिखाते हैं। तो इससे आपके फसलों की जो वृद्धि है वो बढ़ती है। फसलों की वृद्धि नहीं बढ़ती, उसके स्वास्थ्य बढ़ जाता है, उसमें ज़्यादा मजबूती आ जाती है, उसका तना पत्तियाँ ज़्यादा सख्त बन जाती हैं। एक तो उसमें हरियालीपन आ जाता है ताकि फोटोसिंथेसिस सही से हो सके। फोटोसिंथेसिस पर पौधे का स्वास्थ्य निर्भर करता है। फोटोसिंथेसिस पर ही फ्लावरिंग, यानी कि पौधों पर जो फूल आते हैं उसकी प्रक्रिया निर्भर करती है। और ग्रोथ हार्मोन्स बायोहेंसर पर ही निर्भर करता है कि फूल का पॉलिनेशन, पराग प्रक्रिया सहजता से हो। फिर उसके बाद वो पराग प्रक्रिया के बाद वो फूल बाली का, बीज का, फल का आकार ग्रहण करे तो उसका स्वाद बढ़ता है, उसकी वजन बढ़ता है, उसका साइज बढ़ जाता है, उसका स्वास्थ्य सही रहता है, उसको किसी तरह के रोग का सामना नहीं करना पड़ता। और इस तरह आप यदि ऐसे गोबर खाद का प्रयोग करते हैं तो आपको रासायनिक खादों की जगह बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण उसका आपको प्रभाव मिलता है। तो ऐसे में यदि आप गाय के गोबर का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उससे लाभ ही लाभ मिलेगा।